नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः से आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आपके मध्य में हम लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जेआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपकी आने वाली भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या कहा जा रहा है? राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है। दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला, कटरा बियारजू, समरशेष। इनमें से कौन सा उपन्यास नहीं है राही मासूम रजा का? तो आपका उत्तर होगा समरशेष नहीं है। दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला, कटरा बियारजू, ये सभी उपन्यास राही मासूम रजा के हैं। अगला है संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। ये विचार किसके हैं? रामविलास शर्मा, सुनीत कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह। तो ये प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? अमीरदास, मतिराम, चिंतामणि, राम सहाय। तो किसने सतसई नहीं लिखी है? चिंतामणि जी ने। और अमीरदास, मतिराम और राम सहाय ने सतसई लिखी है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में ये कवित्त पढ़ा था? मीनागढ़ बम्बई समुंद मंदराज, बंग बंदर को बंद करि बंदर बसावे गो, कहें पद्माकर कसक काश्मीर हूँ को, पिंजर सो घेर के कलिंजर छुड़ावे गो, बांका नृप अली जा महाराज कबों, साज दल पकड़ फिरंगिन दबावे गो, दिल्ली दहपट्टी पटना हूँ को झपट कर कबहू को, कलता कलकत्ता को उड़ावे गो। ये जो है पद्माकर जी ने पंक्तियाँ किसके दरबार में पढ़ी थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? दौलत राव सिंधिया जी के दरबार में। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वटवृक्ष की छाया में किस लेखक किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? कमलेश्वर, अमृतलाल नागर और अमृत राय हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वटवृक्ष की छाया में ये जो है किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? तो अमृतलाल नागर आपका उत्तर होगा। फिर है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, मगही। तो इनमें से छत्तीसगढ़ी ये बिहारी में नहीं आती है। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब बिहारी में आती हैं और अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? चंद हसीनों के खतूत, आदर्श दंपत्ति, सत्याग्रह, पाप और पुण्य। तो मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित जो उपन्यास है उसका नाम क्या है? चंद हसीनों के खतूत, जो कि किसका है? पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी का। अगला है, तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में है? बादलों के घेरे, मैं हार गई जिंदगी और गुलाब सुहागिने। तपेदिक की मरीज है मन्नो, इसकी कथा किस कहानी में है? तो आपका उत्तर होगा बादलों के घेरे कहानी में तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा है। अगला है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ये विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मुनिजिन विजय, धीरेन्द्र वर्मा। तो ये विचार है रामचंद्र शुक्ल जी का। वो कहते हैं कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में ऋत संहार के रचयिता हैं कौन है? देखते हैं हम लोग। ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, गुरुभक्त सिंह भक्त, श्रीधर पाठक। ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर होगा श्रीधर पाठक जी। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, हरि अनंत हरिकथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविध सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने ये बात किससे कहलवाई है? तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है, काकभुसुंडी, याज्ञवल्क्य और शिव। तो ये जो है तुलसीदास जी ने शिव के मुख से बात कहलवाई है। शिव जी क्या कहते हैं रामचरितमानस में कि हरि अनंत हरिकथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविध सब संता।
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। रस गगन गुफा में अजर झरय अजपा सुमिरन जाप करे। इन पंक्तियों में गगन गुफा का क्या अर्थ है? मूलाधार चक्र, सहस्रार चक्र, अलौकिक गुफा, आसमान में स्थित गुफा। तो रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमिरन जाप करे, इसमें गगन गुफा का अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है? तो आपका उत्तर होगा सहस्त्रार चक्र है ये गगन गुफा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? सिगमंड फ्रायड, आई रिचर्ड्स, बेनेडिक्टो क्रोचे, सैमुअल टेलर, कॉलरिज। कौन 20वीं सदी के विचारक नहीं हैं? तो आपका उत्तर होगा सैमुअल टेलर, कॉलरिज। ये जो है 20वीं सदी के नहीं हैं, और सिगमंड फ्रायड, रिचर्ड और क्रोचे ये तीनों लोग 20वीं सदी के विचारक हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। ये कथन किसका है? विजय देवनारायण शाही, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रेम शतक के रचनाकार हैं? कौन है प्रेम शतक के रचनाकार? जगन्नाथ दास रत्नाकर, अंबिका दत्त व्यास, दुलारे लाल भार्गव, वियोगी हरि। तो प्रेम शतक की रचना किसकी है? वियोगी हरि की। किसकी है? वियोगी हरि की। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है कि आरे नव जौवन अभिरामा जत देखल तत कहिए न पारिये छवो अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? रूप वर्णन करने में असमर्थ है, आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है, रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है, रूप वर्णन करने में असमर्थ है। तो इन पंक्तियों में क्या बताया जा रहा है? तो इसका उत्तर आपका होगा रूप वर्णन करने में असमर्थ है। अगला है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं? किस प्रकार के हैं? आत्मनिष्ठ, जीवन सापेक्ष, लोक निरपेक्ष, लोकहित रक्षक। हरिदासी संप्रदाय के जो राधा कृष्ण हैं वो किस प्रकार के हैं विद्यार्थियों? तो वे लोक निरपेक्ष हैं, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है? स्वप्न, प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन। तो इनमें से जो रचना नहीं है गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नाम है स्वप्न, और प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन ये सभी रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की हैं। अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक में है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, पैरों तले की जमीन, आधे अधूरे। तो ये कथन, ये संवाद किस नाटक का है? तो आपका उत्तर होगा लहरों के राजहंस में ये संवाद है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। अगला प्रश्न है, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। ये पंक्तियाँ किस निबंध की हैं? भाव, मनोविकार, करुणा, श्रद्धा, भक्ति, उत्साह। तो ये पंक्तियाँ हैं भाव या मनोविकार निबंध की। अनुभूति के द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? यों ही मन मेरो मेरे काम को न रहो माई, श्याम रंग हुई कर सामान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में जो है कवि क्या कहना चाहता है? ये जो काव्य पंक्तियां हैं उसमें कवि क्या कहना चाहता है? तो देखते हैं हम लोग कवि क्या कहना चाहता है इन पंक्तियों में। श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा मन उन्हीं जैसा हो गया है और मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। यानी 3 और 4 ये 2 बातें सही हैं इस प्रश्न के संदर्भ में, अर्थात विकल्प सी आपका इसके लिए सही उत्तर होगा। कौन सा? विकल्प सी। उसके बाद में फिर क्या कहा जा रहा है? सूरदास के बारे में आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित कथन कौन कौन से सही हैं? किसके बारे में? सूरदास के बारे में। और किसके कथन? शुक्ल जी के। तो उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कही है, ये कथन शुक्ल जी का है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं
के अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में का, ये भी कथन शुक्ल जी का है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, ये भी कथन शुक्ल जी का है, यानी विकल्प भी आपका उत्तर होगा 2, 3, 4। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, जैनेंद्र की कहानियों के पात्र हैं। कौन है जैनेंद्र की कहानियों के पात्र? तो शमशेर, जुलेखा और बेंजिलो, ये तीनों जो है जैनेंद्र के कहानियों के पात्र हैं। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न है, रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? यानी उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। अर्थात आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी 1, 2 और 4। अगर आपसे लिखित में भी पूछा जाता है कि रीतकालीन आचार्यों की कौन कौन सी कितनी श्रेणियां हैं, तो आप बता सकते हो उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक आचार्य, आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह इनमें से कौन कौन से हैं? तो सदाचार का तावीज, तुलसीदास चंदन घिसें और आवारा भीड़ के खतरे, ये सभी निबंध किसके हैं? हरिशंकर परसाई जी के, और विकल्प सी आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, रास पंचाध्यायी की मुख्य विशेषताएं हैं। देखते हैं हम लोग कौन कौन सी रास पंचाध्यायी की मुख्य विशेषताएं हैं। तो ये रोला छंद में लिखी गई है, ठीक है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया, ये भी सही है। इसमें अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। और इसमें दुरारूढ़ कल्पना नहीं है। तो आपका सही क्या होगा? 1, 2, 3, विकल्प भी आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवत चाहत नव यौवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अब हरि भय चिकनिया में सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं? तो इसमें क्या कहना चाहते हैं सूरदास जी? श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। 3 और 4 आपका विकल्प भी उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? रहीम की कविता है नगर शोभा, इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, ठीक है ये। फिर है इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जात की स्त्रियों का वर्णन किया गया, ये भी सही है। और ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती थीं। तो ये जो है 3 बातें सही हैं, यानी 1, 2 और 4 रहीमदास की कविता नगर शोभा के विषय में। फिर अगला प्रश्न है आपका जो है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं। देखते हैं हम लोग जो है कौन से युग्म जिसमें सही है। तो विष्णुप्रिया ये खंड काव्य है, ये तो ठीक है। और सिद्धराज खंड काव्य है, ये भी सही है। साकेत महाकाव्य ये भी सही है। और ये जय भारत मुक्तक काव्य नहीं, ये गलत है। यानी 1, 2 और 3 ये जो है आपका खंड सही है। फिर अगला है, देश विभाजन क्या कहा जा रहा है? देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। कौन कौन से इनमें से देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास हैं? तो झूठा सच है, ये देश विभाजन पर आधारित है। और तमस भी ये क्या है? देश विभाजन की त्रासदी के ऊपर आधारित है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प 1 और 2, ये तमस और झूठा सच ये देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, यंत्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फूहड़ा, काछ का जति, मुख का सती, जो सत्पुरुष उत्तमो कथी, गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधन वही है जो, यानी सच्चा साधक वही होगा। कौन होगा? जो संयमी हो और उसके साथ साथ में क्या है? इंद्रिय दमन करने वाला हो। ये जो है गोरखनाथ के अनुसार सच्चे साधक की बातें बताई हैं। गोरखनाथ ने सच्चे साधक में क्या माना है? वो संयमी हो और इंद्रियों का दमन करने वाला हो, यानी विकल्प डी आपका उत्तर होगा 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी जी से है? तो इसमें जो है सिपाही और पुष्प की अभिलाषा ये दोनों कविताएं माखनलाल चतुर्वेदी की ही, आपका उत्तर होगा विकल्प सी 1 और 4। और दैन की आर्द्रा इनकी नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है, यानी कौन से नाटक नहीं है लक्ष्मी नारायण लाल के, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अंधा कुआं ये जो है नहीं है लक्ष्मी नारायण लाल का, और उसके साथ में राम की लड़ाई भी नहीं है। तो आपका उत्तर क्या होगा, 1 और 4 ये लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नाटक नहीं हैं। और सिंहासन खाली है, अरे मायावी सरोवर, ये दोनों लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास हैं। आपको बताना है विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास कौन कौन से हैं। तो वे दिन, और रुकोगी नहीं राधिका, और 7 नदियाँ एक समंदर, इन तीनों में क्या है, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास हैं। वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियाँ एक समंदर। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। तो इनमें से सवर्ण और रजत शिखर, ये जो 2 रचनाएं हैं इनके ऊपर अरविंद दर्शन का प्रभाव है, यानी 2 और 3 विकल्प पे आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं, इनमें कौन कौन सी आत्मकथाएं हैं, ये आपको बताना है। तो तिरस्कृत ये आत्मकथा है, अपनी धरती अपने लोग ये भी आत्मकथा है, सहचर है समय ये भी आत्मकथा है, बसंत से पतझड़ तक ये नहीं है। तो आपका उत्तर क्या होगा, 1, 2, 4 ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं हैं, आपको बताना है, नहीं पर ध्यान देना है आपको। क्या है प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, तो इसमें व्यष्टि चेतना नहीं है, और एके शुरुआत ये भी नहीं है। आपका उत्तर होगा विकल्प 1 और 4। और प्रगतिवाद में यथार्थवादी चेतना है, इतिहास बोध है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, रीतकालीन वीर काव्य की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं रीतकालीन वीर काव्य की विशेषताएं। तो रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है रीतकाल का वीर काव्य, तो सही बात है। इसमें तत्कालीन इतिहास भी सुरक्षित है, ये भी सही है। और किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है, ये भी सही है। तो आपका उत्तर क्या होगा, 1, 2, 4 विकल्प डी। और इसमें चरितात्मक वर्णन, भाषा के साथ खिलवाड़, ये गलत बात है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या कहा जा रहा है, द्रग ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परति गांठ दुर्जन ही दई नैयह रीति। तो इसमें क्या है, उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इस दोहे के विषय में कौन कौन से कथन सही हैं, तो आपका होगा इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण है, ये सही है। और उसके साथ साथ में इसमें असंगत अलंकार, ये सही है, और बाकी विकल्प इसके गलत हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, 2 और 3 इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने है, तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, मुसमिस रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवह खुदाई। इन काव्य पंक्तियों में जो है मुसिमुसि का क्या अर्थ है, मुसिमुसि का क्या अर्थ है, ये पूछा जा रहा है। तो मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना, ये दोनों बातें जो है इन काव्य पंक्तियों में मुसिमुसि का अर्थ बता रही हैं। यानी आपका उत्तर क्या होगा, मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, 1 और 2 विकल्प डी आपका इसमें जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, पूछा गया है कई बार। विकल्प आप सभी के सामने है, कभी आपके सामने है, कौन सा सही जवाब होगा आपका इस प्रश्न के लिए। तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी। कौन सा, विकल्प सी, यानी पहले सरैपा, फिर पुष्पदंत, फिर अद्दैमाण, फिर हेमचंद। अगला प्रश्न आपके सामने है, कालक्रम की दृष्टि से इन ग्रंथों को जो है अनुक्रम में लगाना है। यहाँ भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार ग्रंथों को लगाना है। तो आपका जवाब क्या होगा, विकल्प बी। कौन सा, विकल्प बी, यानी पहले रस रहस्य, फिर भाव विलास, फिर काव्य निर्णय, फिर जो है जगत विनोद का प्रकाशन हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या है, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। कौन सा सही अनुक्रम है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, कौन पहले आएगा सिद्धांत, कौन बाद में आएगा। तो आपका जवाब क्या माना जाएगा, विकल्प सी आपका उत्तर होगा। यानी पहले रस संप्रदाय, फिर अलंकार संप्रदाय, फिर रीत संप्रदाय, फिर ध्वनि संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न आपके सामने है, स्थापना और तर्क दिया गया है, बताना है कौन सही है कौन सा
गलत है इसमें आपका। भ्रम, कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जा सकता। सही है। इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता। ठीक है, यानी आपका उत्तर होगा विकल्प सी, ए और आर दोनों सही। फिर जो है अगला प्रश्न है, अभिकथन और तर्क दिया गया है। क्या कहा जा रहा है? कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये तो बात सही है, यानी ये सही है। लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवनबोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर आ गया नहीं लगा, इसलिए गलत है, यानी ये गलत है, अर्थात ए सही और आर गलत। आपका विकल्प बी जवाब है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यहाँ भी जो है आपको बताना है क्या कहा जा रहा है। परंपरा रूढ़ि पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है, ये तो ठीक है, परंपरा रूढ़ि पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है। फिर है क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है, ये बात गलत है, निषेध यहाँ लगा हुआ, निषेध नहीं होता है, यानी ये गलत है। आपका उत्तर क्या होगा? ए सही, आर गलत। आगे बढ़ चलते हम लोग। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या करना है यहाँ पर आपको? यहाँ पे करना है आपको मिलान। चलिए हम लोग करते हैं मिलान इस प्रश्न में, क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहले स्वामी हरदास जी हैं। स्वामी हरदास जी एक ऐसे हैं कवि, ये मधुरोपासक हैं। फिर मलूकदास जी कैसे कवि हैं, ये निर्गुणोपासक हैं। फिर कणैपा जी हैं, ये निरीश्वरवादी हैं। और फिर कुतुबन जी हैं। कुतुबन जी किस प्रकार के हैं? ये एकेश्वरवादी हैं। यानी स्वामी हरदास मधुरोपासक हैं, मलूकदास निर्गुणोपासक हैं, कणैपा निरीश्वरवादी हैं, कुतुबन एकेश्वरवादी हैं। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में आपका जवाब कौन सा होगा? विकल्प बी माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ में सुमेलित कीजिए। बताइए कौन से उपन्यास का कौन सा परिवेश है। तो सबसे पहले क्या है? दरबारी, यानी दरबारी में क्या आएगा? तो दरबारी में राग दरबारी यानी शिवपालगंज से संबंधित है। फिर अंतिम, यानी राग दरबारी ये जो है ये शिवपालगंज से संबंधित उपन्यास है। फिर अंतिम अरण्य जो है, अंतिम अरण्य ये बहादुरगंज से संबंधित है, यानी बहादुरगंज का इसमें चित्रण किया गया अंतिम अरण्य उपन्यास में। फिर बसंती, बसंती में महानगर दिल्ली का वर्णन है। फिर है कोरजा, और कोरजा में बस्तर मध्य प्रदेश का चित्रण है। राग दरबारी में शिवपालगंज, अंतिम अरण्य में बहादुरगंज, और बसंती में महानगर दिल्ली है। कोरजा में बस्तर मध्य प्रदेश का चित्रण किया गया है। आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में आगे विकल्प ए उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ में क्या करना है? मिलान करना है और बताना है आपको कौन सी रचना किसकी है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा की है नई कविता के प्रतिमान। फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान की रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। और शिव कुमार मिश्र की रचना कौन सी है? भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो ये आपका रहा सही मिलान और कूट के रूप में विकल्प भी आपका आगे उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों से आपको सुमेलित करना है, बताना है कौन सा नाटक किसका है। तो सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक कौन सा है? सेतुबंद। फिर हमीदुल्लाह है। हमीदुल्लाह का नाटक कौन सा है? तो हमीदुल्लाह का नाटक है आपका कौन सा है? दरिंदे। हमीदुल्लाह का नाटक कौन सा है? दरिंदे। फिर मुद्रा राक्षस का नाटक कौन सा है? मरजीवा। और फिर शंकर शेष का नाटक कौन सा है? इतिहास चक्र। ये आपका सही मिलान कर दिया गया और कूट के रूप में आगे विकल्प भी आपका उत्तर होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है? कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथनों को मिलान करना है कि कौन सा कथन है किसका। तो देखते हैं हम लोग। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। ये कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का है।
फिर दूसरा है, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। और ये कथन किसका है? तो ये है आपका किसका है? महादेवी वर्मा का। फिर है, कवि का रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्म जगत के रूपों और व्यवहारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर ही जाता है। तो ये कथन जयशंकर प्रसाद का है। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहें तो ये कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। तो ये कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। इसमें थोड़ा बड़ा प्रश्न है ये, इसलिए आगे पीछे हो रहा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या है? यहाँ पर कुछ उपन्यास दिए गए हैं और उपन्यासों के वर्ण विषय के साथ में आपको करना है मिलान। वर्ण विषय के साथ में आपको मिलान करना है। देखते हैं हम लोग। नाच्यो बहुत गोपाल, इसका वर्ण विषय क्या है? दलित जीवन पर आधारित है। नाच्यो बहुत गोपाल ये दलित जीवन पर आधारित है। फिर है, सूरज का सातवां घोड़ा, ये जो है इलाहाबाद के परिवेश पर है। मुझे चांद चाहिए, इसका विषय क्या है? मुझे चांद चाहिए, तो ये आपका रंगमंच और सिनेमा पर आधारित है। फिर गली आगे मुड़ती है, ये वाराणसी के शैक्षिक परिवेश पर आधारित है। ये विषय बड़े ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। अलग अलग भी कभी पूछा जाता है कि किस रचना का कौन सा उपन्यास का विषय है। तो नाच्यो बहुत गोपाल ये दलित जीवन पर है। सूरज का सातवां घोड़ा इलाहाबाद के परिवेश पर है। और मुझे चांद चाहिए ये रंगमंच और सिनेमा संसार पर आधारित है। गली आगे मुड़ती है वाराणसी के शैक्षिक परिसर पर आधारित है। तो ये रहा आपका सही मिलान और कूट के रूप में विकल्प भी आपका जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कुछ काव्य की पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके लेखकों के साथ में, पंक्तिकारों के साथ में आपको करना है मिलान। तो सबसे पहले, जाके मोह माथा नहीं नाही रूप कुरूप, ये पंक्ति किसकी है? तो ये कबीर दास की है। जाके मोह माथा नहीं नाही रूप कुरूप। फिर है, अव मन जानी कवित यस कीन्हा मक यह रहा जगत माँ चीन्हा, ये पंक्ति किसकी है? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी की। फिर है, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की है। फिर है, नमामि शमीशाम निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आगे विकल्प सी आपका जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ में क्या करना है? मिलान करना है। चलिए, बकलम खुद किसका है? ये नामवर सिंह का निबंध है। बबूल और कैक्टस, ये निबंध किसका है? तो बबूल और कैक्टस ये रामदास मिश्र का है। विचार और वितर्क, ये निबंध किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कन्यादान किसका है? तो ये अध्यापक पूर्ण सिंह जी का है। ये रहा आपका सही मिलान और कूट के रूप में आपका जवाब कौन सा होगा? तो विकल्प सी आगे आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यात्रा साहित्य दिए गए हैं कुछ और उनके लेखकों के साथ में आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है? कितना अकेला पलाश, ये यात्रावृत्त किसका है? नरेश मेहता का है। कितना अकेला पलाश। फिर है, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, ये उपन्यास किसका, यात्रावृत्त किसका है? नासिरा शर्मा का। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा। फिर है, आँखों देखा पाकिस्तान, ये किसका है? यात्रावृत्त कमलेश्वर का है। फिर अंतहीन आकाश यात्रावृत्त किसका है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। अंतहीन आकाश यात्रावृत्त बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रावृत्त की रचनाएं हैं आपके लिए। और आपका कूट कौन सा होगा? विकल्प सी आगे जवाब होगा। बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न फिर आपके सामने है। यहाँ कुछ जो है कवि दिए जा रहे हैं आपके सामने और उनके जन्म स्थान के साथ में आपको क्या करना है? मिलान करना है जन्म स्थान के साथ में। तो देखते हैं हम लोग जो है किसका जन्म स्थान कब हुआ है। तो सबसे पहले कौन है? गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या है? तो इनका जन्म स्थान है तलवंडी। दादू दयाल का जन्म स्थान क्या है? अहमदाबाद में है। और फिर धर्मदास का जन्म स्थान क्या है? बांधवगढ़ में है। और सुंदरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो है देवसा में। इस प्रकार आपका सही मिलान कर दिया गया और कूट के रूप में आगे विकल्प डी आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। कुछ बोलियां दी गई हैं और बोलियों के क्षेत्र के साथ में आपको मिलान करना है। कौन सी बोली कहाँ
बोली जाती है, किस क्षेत्र में? देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, पश्चिमी पहाड़ी। ये कहाँ बोली जाती है पश्चिमी पहाड़ी? तो ये आपके शिमला में बोली जाती है पश्चिमी पहाड़ी। फिर मध्यवर्ती पहाड़ी कहाँ बोली जाती है? गढ़वाल में। भोजपुरी ये कहाँ बोली जाती है? तो ये गाजीपुर में बोली जाती है भोजपुरी। और मगही कहाँ बोली जाती है? तो मगही आपके पटना में बोली जाती है। ये रहा आपका सही मिलान, और कूट के रूप में विकल्प सी आगे आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में आपको सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग कौन सी रचना किसकी है। तो सबसे पहले है अष्टयाम, ये किसकी है? नाभादास की रचना है। फिर वीर सिंह देवचरित, ये रचना किसकी है? तो ये केशवदास की है। रसमंजरी किसकी है? तो रसमंजरी ये रचना आपके नंददास की है। और केलिमाल ये रचना किसकी है? तो केलिमाल ये रचना आपके स्वामी हरिदास जी की है। ये रहा आपका सही मिलान, और कूट के रूप में विकल्प भी आगे उत्तर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ में आपको सुमेलित करना है, बताना है कौन सा सिद्धांत किस विचारक का है। तो सबसे पहले संरचनावाद। संरचनावाद के आपके विचारक कौन से हैं? क्लॉड लेवी स्ट्रास। फिर अस्तित्ववाद के विचारक कौन से हैं? अल्बर्ट कामू हैं। मूल्य सिद्धांत के विचारक कौन से हैं? तो आई रिचर्ड्स हैं। और यथार्थवाद के विचारक कौन से हैं? तो वे हैं जॉर्ज लुकाच। संरचनावाद के क्लॉड लेवी हैं, और अस्तित्ववाद के कौन हैं? अल्बर्ट कामू हैं। मूल्य सिद्धांत के आई रिचर्ड्स हैं। यथार्थवाद के जॉर्ज लुकाच हैं। तो ये आपका सही मिलान कर दिया, कूट के रूप में विकल्प भी आपका उत्तर होगा आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। कुछ रचनाएं दी गई हैं, उनके रचनाकारों के साथ में आपको मिलान करना है। देखते हैं हम लोग। भाषा भूषण किसकी है? जसवंत सिंह की रचना है। अलंकार पंचाशिका किसकी है? ये मतिराम की है। विष्णु कीर्तन ये रचना किसकी है? तो विष्णु कीर्तन ये रसनिध की है। और रस विलास रचना ये किसकी है? तो रस विलास आपके चिंतामणि जी की है। आपका सही मिलान कर दिया गया, कूट के रूप में विकल्प सी आगे जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ में मिलान करना है, आपको बताना है कौन सी कविता है किसकी। तो सबसे पहले है नदी की बांक पर छाया, ये कविता किसकी? अज्ञे की है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये कविता किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की है। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। आपका रहा सही मिलान, और विकल्प पे आगे कूट आपका उत्तर होगा। हम लोग जो है अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ में सुमेलित करना है। क्या करना है? रचयिताओं के साथ में सुमेलित करना है। तो सबसे पहले पंडी साल सत्त बखाना, ये पंक्ति किसकी है? पंडी साल सत्त बखाणई, तो ये पंक्ति है आपके सरहपा जी की। किसकी है? पंडित साल सत्त बखाणा, ये सरहपा की है। फिर है 9 लख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा रे, ये गोरखनाथ की पंक्ति है। और 12 बरिस लो कुकर जीवे और 13 लो जेस यार, ये जो है पंक्ति जगनी की है। फिर बज्जी घोर निशान रान चौहान चहुंदिस, ये पंक्ति किसकी है? चंद वरदाई की है। आपका सही मिलान कर दिया गया, और कूट होगा जवाब, विकल्प बी उत्तर आगे। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित कीजिए, बताइए कौन सा किसकी रचना है। देखते हैं हम लोग। अलंकार प्रकाश, ये रचना किसकी है? भूषण जी की है। अंग दर्पण किसकी है? तो ये रसलीन की है। आलम केल किसकी है? तो आलम की है। और रतन हजारा, ये रचना किसकी है? तो रतन हजारा ये रसनिध जी की रचना है। आपका रहा सही मिलान, और कूट के रूप में आगे विकल्प सी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में मिलाइए, सुमेलित कीजिए, बताइए कौन सी रचना किसकी है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? दिल्ली है। राम कुमार वर्मा की रचना कौन सी है? एकलव्य है। रामनेश त्रिपाठी की रचना कौन सी? पथिक है। और केदारनाथ सिंह की रचना कौन सी है? जमीन पक रही है। और बात बोलेगी, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो आपका सही मिलान कर दिया गया, कूट के रूप में विकल्प सी आगे उत्तर होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित कहानियों को उनके पात्रों के साथ में सुमेलित कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा पात्र किस कहानी का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले गदल कहानी। गदल कहानी का पात्र कौन सा है? निहाल। गदल कहानी का कौन है? निहाल। फिर है गुलकी बन्नो। गुलकी बन्नो जो है, ये जो कहानी है, इसका पात्र कौन सा है? तो वो है मिहिर लाल, गुलकी बन्नो कहानी का पात्र है। फिर है पीसन हारी का कुआं कहानी का पात्र कौन है? गोमती।
पीसनहारी का कुआं कहानी का पात्र कौन है? गोमती। फिर एक ठहरा हुआ चाकू कहानी का पात्र कौन है? मिन्नी। ये आपका सही मिलान हुआ और कूट के रूप में विकल्प पे आगे जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित आधुनिक प्रबंध काव्यों के पुरुष पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं को बताना है, मिलान करना है। यानी कुछ आधुनिक काल के प्रबंध काव्य दिए गए हैं, उनमें जो पुरुष पात्र हैं उनके चरित्र की विशेषताएं क्या हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र किस रचना में है? मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र, तो मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र है आत्मजयी का जो है, ये नचिकेता जो है आत्मजयी रचना का मृत्यु से जूझता हुआ पात्र है। फिर है कामायनी के प्रश्न, काम अध्यात्म के प्रश्न से जूझता पात्र कहाँ पर है ये? तो ये जो है उर्वशी का पुरुरवा है, काम अध्यात्म से जूझता हुआ पात्र। फिर है युद्ध के प्रश्न से जूझता हुआ पात्र कौन सा है? तो वे हैं संशय की एक रात के राम। फिर अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र कौन से हैं? तो वो सही होगा, कामायनी का मनु है, अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र हैं ये मनु जी। ये आपका सही मिलान कर दिया गया, कूट के रूप में विकल्प भी आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। आपको बताना है आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद कितने हैं? 3, 4, 2, 5। तो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। तो इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? आपका उत्तर होगा मगही, ये नहीं है। और ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली ये सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला है, निम्नलिखित यानी सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं, कौन सी आती हैं? जो तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई हैं, वे रचनाएं 84 सिद्धों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणायत। तो ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कहते हैं कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। अगला प्रश्न है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई है, ये विचार किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी कहते हैं कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्राणचंद चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वसुखी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा। प्राणचंद चौहान का संबंध किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा से। फिर है, भंवर गीत किसकी रचना है? सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास। भंवर गीत ये रचना किसकी है? तो ये है नंददास की भंवर गीत। अगला प्रश्न है, रीतकाल रूप से यानी राजनीतिक रूप से रीतकाल मुगलों के शासन के वैभव के क्या है? ये चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हार्श और पतन का युग है। राजनीतिक रूप से रीतकाल जो है मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हार्श फिर जो है पतन का युग है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस कवि ने यानी किस ठाकुर ने किस राजा के कट वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा था? क्या कहा था? सेवक सिपाही हम उन रजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में नेकुजे न मुरके, नीत देन वारे हैं मही के मही पालन को, ही के विरुद्ध हैं स्नेही सांचे उरके। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफ़न के, जालिम दामाद हैं अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर हैं चतुर के। तो ये जो है अनूप गिर उर्फ जो है हिम्मत बहादुर के दरबार में कंतियाँ ठाकुर कवि ने पढ़ी थी। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? आपको बताना है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। कौन सी रचना जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम प्रलाप ये नहीं है।
और प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, ये तीनों रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह जी की हैं। यानी तीनों रचनाएं किसकी हैं? ये ठाकुर जगमोहन सिंह जी की हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्या कहा जा रहा है? बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तिहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी ये पूछा जा रहा है कि ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तिहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। बगियान बसंत यानी बद्रीनारायण की ये काव्य पंक्तियाँ हैं। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। आज रात इससे परदेशी, चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरी, करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध। यानी ये किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? आज रात इससे परदेसी, चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरी, करो ग्रहण संकोच नहीं। ये पंक्तियाँ हैं श्रीधर पाठक जी की। किसकी हैं? श्रीधर पाठक जी की हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो आवारा मसीहा किसके जीवन पर ये आधारित रचना है? तो आपका जवाब होगा शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। फिर आपका प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। ये कथन किस निबंध से लिया गया है? उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। तो ये कथन आपका किस निबंध से लिया गया है? युद्ध और नारी निबंध से लिया गया है, जिसमें कहा गया है बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। फिर जो है अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिदोष। तो क्या होगा सही उत्तर आपका? विकल्प ए, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, प्रणयनी परिणय। तो क्या होगा आपका सही जवाब? विकल्प बी आपका उत्तर होगा। परीक्षा गुरु उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा कही गई है। फिर आपका प्रश्न है, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? कल्याणी परिणय, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो आपका जवाब होगा स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है पर्णदत्त। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ है और इसके लेखक कौन है आपको बताना है। शांतिप्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नेमीचंद्र जैन, शिवदान सिंह चौहान। 20वीं शताब्दी, ये जो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? अनुमितिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद, आरोपवाद। तो आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता जो शंकुक जी हैं, शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, यानी कि अनुमितिवाद शंकुक के सिद्धांत का नाम है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, आप लोग कक्षा को हाइप अवश्य किया करिए, अपने साथी मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने मित्रों, दोस्तों, घर परिवार सभी को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिए।
आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलेगी और हम आप सभी को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। और उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद जो अंत तक आकर प्रतिदिन रोज़ कक्षा को वॉच करते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए, आपको सेशन कैसा लगा। और हम मिलेंगे पुनः से नए मॉडल पेपर को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।